जय हिंद। दिस इज पूजा। आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है मनी बिल। और मनी बिल फाइनेंशियल बिल से कुछ कैसे सिमिलर है और कुछ कैसे डिफर करता है। आर्टिकल 110 संविधान के अनुच्छेद 110 मनी बिल को डिफाइन करती है। इसके विषय वस्तु से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, पर शॉर्ट टर्म में ये जान लें कि टैक्स से संबंधित मामले, टैक्स में बढ़ोतरी या कमी करना या इसको कैंसिल करना, उधार लेने से संबंधित, पैसे को सेव करने से संबंधित, जैसे संचित मामला जो दिया हुआ है, संचित निधि, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से टैक्स में बढ़ोतरी, कमी करना या कैंसिल कर देना। तीसरा ये देखते हैं कि भारत की जो संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन से निकालने से संबंधित मामलों को धन विधेयक में इंक्लूड किया गया है। संचित निधि मतलब आम जनता जैसे अपने पैसे को गुल्लक में रखती है, सेव करती है कहीं ना कहीं, वैसी भारत सरकार के पास भी तीन गुल्लक है: संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, जहां पे भारत सरकार पैसे को सेव करती है, समय समय पर उसे निकालती है, खर्च करती है। तो उस चीज का जो मामला है वो धन विधेयक से संबंधित विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है। भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार की किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो, भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करता हो, तो ये सब विषय जो है वो धन विधेयक में इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं कि कौन सी मामले को धन विधेयक में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो जुर्माने से जो संबंधित मामला है उसे धन विधेयक में इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे लाइसेंस रद्द करने से, चाहे कोई व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी चला रहा हो तो उनसे जो जुर्माने वसूल किए जाते, ये सब धन विधेयक में इंक्लूड नहीं किया गया है। धन विधेयक में कुछ जैसे अगर धन विधेयक में समस्या उत्पन्न हो, कि विवाद हो कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। लोकसभा के स्पीकर ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी विषय वस्तु को धन विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा और कौन सी विषय वस्तु को धन विधेयक से बाहर रखा जाएगा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण दिए जाने पर उसके नेचर के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे न्यायालय में, अथवा किसी भी सदन में, अथवा राष्ट्रपति द्वारा भी विचार नहीं किया जाएगा। मतलब धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, राइट। धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित की गई है, जिसका भी विवरण 109 में मेंशन किया गया। आर्टिकल 109 में उस प्रावधान को मेंशन किया गया है। इसे लोकसभा से पारित करने के पश्चात राज्यसभा पे भेजा जाता है विचार करने के लिए। राज्यसभा 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर इसे उस पे स्वीकृति देनी होती है राज्यसभा को, अथवा इसे राज्यसभा द्वारा अगर ना दिया जाए तो भी लोकसभा द्वारा इसे पारित माना जाता है। राज्यसभा जो भी विचार विमर्श करती है या सुझाव देती है, इस पे मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस विधेयक को दोनों सदनों के संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। यदि लोकसभा कोई सिफारिश को नहीं मानती है तो भी इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानती है तो भी इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
धन विधेयक के संबंध में अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। इसे केवल प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो या तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे अपने सहमति या तो दे देता है, या तो एक्सेप्ट कर लेता है उस प्रपोजल को, या फिर रिजेक्ट कर सकता है। उसे पुनः विचार हेतु सदन में वापस नहीं भेज सकता। तो राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार नहीं भेज सकते, क्योंकि और ये नाम मात्र का ही पावर समझा जाएगा प्रेसिडेंट को भी इस धन विधेयक के संबंध में। अब देखते हैं नेक्स्ट की फाइनेंशियल बिल। तो ये कैसे डिफर करता है। फाइनेंशियल बिल को आर्टिकल 117 में मेंशन किया गया है, 117(1) और 3 में। इसे भी साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण बिल के लिए अपनाई जाती है। यानी कि इस विधेयक को पहले लोकसभा में पारित करने की कोई बाध्यता नहीं होती है और राज्यसभा इसे संशोधित भी कर सकती है, अपने पास रोक के भी रख सकती है या इसे पारित भी कर सकती है। तो राज्यसभा के पास फाइनेंशियल बिल के नाम पे बहुत ज्यादा पावर है। वित्त विधेयक को, फाइनेंशियल बिल को सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है लोकसभा में पेश करने से पहले, परंतु वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। लेकिन संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जाता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे, मतलब ना मात्र का ही भूमिका माना जाएगा। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों में वित्त विधेयक के नाम पे अगर दोनों सदनों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकती है। जब दोनों सदनों से पास होकर यह विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक के रख सकता है या पुनः विचार हेतु सदन में वापस कर सकता है। तो वहां जहां हम लोग देखें कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति सदन में पुनः विचार हेतु वापस नहीं कर सकता, राज्यसभा के पास राज्यसभा में धन विधेयक ना पेश की जाती है ना ही वहां से पारित की जाती है। वहीं वित्त विधेयक के नाम पे राज्यसभा में पेश भी की जा सकती है और उसे पारित भी किया जा सकता है और राष्ट्रपति सदन में पुनः विचार हेतु भेज भी सकती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।